हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के कुछ और टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं और जो कि क्लास 11 बीबीए बीकॉम सब जगह होते हैं, तो आप सभी के काम ये आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आज हम दो कॉन्सेप्ट हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ड्यूअल कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं। तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है बेटा? चालू अवधि अवधारणा, निरंतर अवधि अवधारणा, है ना। हाँ, क्या बेटा? सर की क्यों? सरी मिले कट तो कल ही गया था वरमाला के रूप में। आओ क्या? देखो बेटा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बहुत सिंपल सी बात है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंसान जो है, जो मैं बता रहा हूं इसको लिखना नहीं है मैडम, हैंड्स फ्री निकाल लो। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, जो मैं अभी बता रहा हूं उसे लिखना नहीं है, मतलब वो प्रैक्टिकली भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन में भी नहीं लिखना है, आंसर समझने का है। उसके बाद में आपको लिखना क्या है वो बताऊंगा। पहले इस बात को समझो कि अगर आप लोग मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ने आते हो मान लो, ठीक है, और मुझे एडवांस में फीस दे देते हो 5,000 रुपये, ठीक है, और 5,000 रुपये आपने मुझे एडवांस में फीस दे दी है और बाई चांस किसी हादसे में मेरी मौत हो जाती है, ठीक है, जैसे कल हो गई थी, जी रहा हूँ अब तो मैं, है ना, जिंदा हूँ आपके सामने लेकिन मर चुका हूँ। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो आपके वो पैसे डूब जाएंगे, क्योंकि मेरे पीछे पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं कि भाई सर नहीं पढ़ाएंगे तो सर की बेटी पढ़ा देगी, सर की वाइफ पढ़ा देगी, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। यानी कि इंसान मर जाता है तो इंसान से रिलेशंस खत्म, सारा सब कुछ खत्म इंसान के साथ, है ना। लेकिन ये जो बिजनेस है ना बेटा, बिजनेस के अंदर ये माना जाता है हमेशा कि बिजनेस लंबे समय तक चलता जाएगा, यानी बिजनेस मरेगा नहीं, ये मान के अकाउंटिंग की जाती है, ठीक है। सर ये क्या आप कहना चाह रहे हो? अभी तक तो क्लियर नहीं हुई ये बात, और जरा 2-4 एग्जांपल समझते हैं, उससे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक बात सुनना, गोइंग कंसर्न का मतलब यहां पे व्यापार से है, गोइंग का मतलब चलता रहेगा, यानी व्यापार चलता रहेगा, ये अजम्पशन हम लोग करके ही अकाउंटिंग या बिजनेस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। मैंने सन 2013 3 जुलाई 2013 को ये इंस्टीट्यूट खोला, तब मैं चेयर्स लेके आया बढ़िया से आप लोगों के लिए डिजाइन करे। जो मार्केट में मिलती है बेटा वो लोकल और भी आती है, वही रेडीमेड आती है, वो ये प्रॉपर डिजाइन करी हुई है, बढ़िया वाली चेयर्स हैं ना आप लोगों के लिए। तो ये 7 साल 2021 आ गया, जुलाई भी आने वाला, 8 साल हो गए और आप लोगों को आपके डेस्क अभी लग रहे हैं कि 8 साल में ऐसे डेस्क की हालत होती है? नहीं, बढ़िया चीज महसूस हो रही है। जब मैंने बिजनेस में चेयर्स खरीदी तो क्या ये सोच के खरीदा कि यार एक काम करता हूं, चेयर तो ले आता हूं कोई लोकल सी, बच्चों से 1 महीने तक डेमो क्लास ले लेके एडवांस फी ले लूंगा और अगले दिन भाग जाऊंगा, क्योंकि 5-5 हज़ार रुपये अगर मैंने 100 बच्चों से ले लिए, मेरे तो 5 लाख की व्यवस्था हो गई इस साल की। यहां से भाग जाता हूं और क्या करूंगा, अगले साल किसी और कॉलोनी में जाके इंस्टीट्यूट खोल लूंगा, फिर वहां से अलग से 5 लाख की व्यवस्था कर लूंगा। 1 महीने काम करूंगा डेमो क्लास का, 5-5 हज़ार रुपये ले लिए और गायब हो जाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा मकसद होगा तो हम ऐसी चेयर्स खरीदेंगे? नहीं। आप लोग जब किसी जगह पे जाते हो, किसी बिजनेस में डीलिंग करते हो, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के क्यों पता चल जाता है कि ये बिजनेस लंबा चलेगा? क्योंकि उस बंदे ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा लगाया हुआ है, यानी इस बंदे की जाने की सोच नहीं है अभी। यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कभी भी देखा है राखी की जो दुकानें होती हैं या पटाखे की जो दुकानें होती है, अगर बड़ी होलसेलर की बात ना करो तो पटाखे की, या नारियल बेचने वाले, ये मूर्ति बेचने वालों की दुकानें, ये लोग क्या करते हैं, ठेले पे या तख्ते पे बेचते हैं ये बाहर चीजें, है ना, बाहर तख्ते लगा
लेते हैं। ये लोग कभी आपने देखा है फर्नीचर में इन्वेस्ट करते हो, बढ़िया सा शोरूम खोल दिया, राखियां बेच रहे शोरूम के अंदर, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। क्या होता है, एक दुकान के बाहर ही तख्ते लगा दिए जाते हैं, उस तख्तों के ऊपर व्हाइट चादर बिछा के वो राखियों के डब्बे लगा दिए जाते हैं। वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं खरीदते वो लोग फर्नीचर, बताओगे? क्योंकि वो लोग जब अपना बिजनेस करते हैं तो वो इस अजम्पशन को मानते नहीं है गोइंग कंसर्न। कह रहे 3 दिन राखी बिकेगी सर, चौथे दिन तो आप अपने घर हम अपने घर। पटाखे सर 1 हफ्ते बिकेंगे, उसके बाद अपने घर हमारे घर, कोई गारंटी वारंटी है ही नहीं। आपका पटाखा नहीं जला तो कोई फूटा हुआ पटाखा तो लाओगे नहीं भाई, इसमें से आवाज नहीं आई थी, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। यानी वो बिजनेस जो होते हैं वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे चलते ही नहीं है, इसीलिए वो लोग अकाउंटिंग ही नहीं करते। ये जो राखी वाले हैं, पटाखे वाले, ये लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े होलसेलर्स हैं उनकी नहीं, मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो, किसी कॉस्मेटिक शॉप पे जाते हो, ब्यूटी पार्लर पे जाते हो, तो आपको क्या दिखता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है। यानी उसकी जो सोच है वो क्या है कि उसको ये बिजनेस लंबे समय तक चलाना है। यही सोच के साथ बिजनेस चलाया जाता है। यानी बिजनेस दोनों तरीके से चलाया जाता है, लंबे समय की सोच के साथ भी और 3 दिन की सोच के साथ भी। वो जो 3-4 दिन की सोच के साथ चलाता है उसके अकाउंटिंग करता ही नहीं है, वो तो सोचता है सब फर्जी, यूं ही 3 दिन में क्या, ना तो वो उधार देता किसी को, सब कुछ कैश है उसका, तो उसको कोई अकाउंटिंग करनी नहीं है, जो माल बेचा जो आया बस काम खत्म। लेकिन हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं एक बिजनेस की, जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है, क्लियर है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आपको ये नहीं लिखना कि मालिक मर जाता है बिजनेस नहीं मरता, ऐसे नहीं लिखना है। ये देख के बच्चों को कई बार ऐसी महसूस होता है कि इसकी ऐसी इंग्लिश लिख के आनी होगी जिसमें लिखा जाएगा सर बिजनेस तो मालिक तो मर सकता है लेकिन बिजनेस नहीं मर सकता। यहां पे मैंने एग्जांपल दिया आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के धीरू भाई अंबानी का, जो जिनकी आदत थी ऑफिस में हमेशा लेट आने की। तो एक दिन उनके नाम के आगे लेट लग गया, ठीक है, हमेशा ऑफिस में लेट आते थे, एक दिन लोगों ने उनके नाम के आगे लेट लगा दिया, लेट धीरू भाई अंबानी, है ना। तो आओ, तो वो लेट धीरू भाई अंबानी हो गए जिन्होंने बनाई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज। वो तो लेट हो गए, लेट गए, लेटा दिया उनको, है ना। लेकिन क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लेट गई, क्या वो खत्म हो गई? नहीं, वो आज भी चल रही है। मुकेश और अनिल चले जाएंगे, अपने जो पड़ोसी लोग ही थे इसलिए ऐसे बोलते हैं अपन, मुकेश अनिल, है ना, पहले भी ऐसे ही बुलाते थे अपन, तो लंगोटिया है हमारे। तो मुकेश और अनिल चले भी जाएंगे तो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज चलती रहेगी, है ना। यानी बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म में चलता रहता है। अब इसकी जो लाइन लिखनी होगी वो क्या लिखनी होगी, ठीक है, वो जरा बता देता हूं आपको, ठीक है। ये इंफिनिटी का साइन है, जानते हो, अनंत। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनंत ही बोलते हैं हिंदी में, मैथ्स में। अच्छा ठीक है। और वो देखा लॉग टेबल आप लोगों ने नहीं ढूंढा अभी तक? चलो, आरबीएससी में नहीं था लॉग टेबल, ठीक है। सीबीएसई वाले को, अच्छा तुम भी आरबीएससी से थे, ठीक है। हाँ, तो हम मैं बात कर रहा था लिखना क्या है, वो सुन लो बाद में वीडियो में से, चाहे तो नोट कर लेना या जब सीरीज पढ़ोगे तो उसमें से समझ पे आ जाएगा लास्ट पे। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज अज्यूम्ड एज इनफाइनाइट, hence all the transaction take place on this assumption that the business will not be shut down in the near future. हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत अवधि अवधारणा। इससे अभिप्राय क्या है कि व्यवसाय जो है इसकी जिंदगी अनंत काल तक चलती रहेगी और यही मानकर सारे लेन देन किए जाते हैं। और क्या था, सारे लेन देन इसी को मान के किए जाते हैं और अकाउंटिंग भी यही मान के की जाती है कि बिजनेस नियर फ्यूचर, जो आने वाला समय है जिसे हम लगभग देख सकते हैं 2 महीने 3 महीने 6 महीने में बंद नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा महसूस हो कि भाई हमारा बिजनेस अब बंद करना है, जैसे मान लो मेरी एज हो गई है, अब मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, अब मेरे अंदर पढ़ाने की वो क्षमता नहीं है, तो अब मैं जो अकाउंटिंग करूंगा, मैं सोच रहा हूं भाई 2060 वाले साल में बंद कर देंगे, 2060 से आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो 2060 वाले साल में जब अकाउंटिंग होगी ना बेटा, तो वो एक अलग तरीके से होगी। जिंदगी भर जब अकाउंटिंग होती है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग रहता है, ये वाला। लेकिन जिस साल आपको ये दिख रहा हो कि आप बिजनेस बंद करने वाले हो, वहां पे थोड़ा अकाउंटिंग करने का तरीका बदल जाता है, जो आपको देखने को अभी नहीं मिलता है, ठीक है। जो आप ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हो, ये सारी चीजें होती है, वो कुछ अलग ही होती हैं उसके अंदर फिर, ठीक है। अच्छा, तो ये था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, आया समझ में। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग, कौन सा है बेटा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सही बेटा, इसके जस्ट बाद यही पढ़ाना चाहिए हमें, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मैंने आप लोगों को फोटो तो भेज दी थी पिछली वाली क्लासेस की, भेजी थी बेटा, फोटो भी भेजी थी। हाँ, आप लोग गलत बोल रहे हो, चेक कर लो, फोन आपके पास ही होगा। इसका मतलब आप भेजने के बाद भी नहीं देखते फिर? वीडियो से पहले, वीडियो से ऊपर,
यार मैं किनको भेज रहा हूँ, वो मेरे को लग रहा है बीकॉम फर्स्ट ईयर के पुराने वाला कोई ग्रुप होगा मेरा, उस पर भेज दी होगी। और तुम्हारा 2020 लिखा है क्या इसके आगे? मुझे लग रहा है मैंने कोई पुराने बीकॉम फर्स्ट ईयर के ग्रुप पे भेज दी फोटोज, यही हुआ है। फिर वो डिलीट करूंगा वो ग्रुप। चलो अच्छा, वीडियोस आ गई, ठीक है। सुनो बेटा, पिछले कॉन्सेप्ट पे ही आधारित अगला कॉन्सेप्ट भी है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। एक बात बताओ, कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो उसका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कमाने के लिए पता कैसे चलता है? अकाउंटिंग करके, तभी पता चलता है। अब अगर कोई इंसान ये कहे कि यार मेरे को प्रॉफिट पता लगाना है, और प्रॉफिट पता लगाने के लिए बोले कि यार एक काम करेंगे, अभी तो बिजनेस अपन ने शुरू किया है, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अभी क्या पता लगाएं, जिस दिन बिजनेस बंद करेंगे उस दिन देखेंगे कि अपन ने बिजनेस में कितना कमाया। कोई इंसान इंतजार करेगा? नहीं, क्योंकि बिजनेस बंद करने का तो पता ही नहीं यार, 20 साल 25 साल बढ़िया चल रहा होगा तो कौन बंद करने की सोचेगा, है ना। बुजुर्ग भी हो जाओगे तो बेटा चलाने लग जाएगा, इसका मतलब तो आप कभी पता ही नहीं लगाओगे कि आप कितना कमा रहे हो। क्योंकि हर इंसान पहले तो क्या सोचेगा, यार अभी तो क्या प्रॉफिट कैलकुलेट करना, नया नया बिजनेस है, रहने दे। फिर यार कभी तो सोचोगे। तो आप लोगों को क्या, कोई इंसान वेट ही नहीं कर सकता कि मैंने कितना कमाया कितना लुटाया पता लगाने के लिए। कहीं पता चल रहा है आप लुटाए जा रहे हो 5 साल में तो जीरो पे आ गए, तब पता चल रहा है अरे भाई कुछ नहीं बचा अपने पास, है ना। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, या हम लोगों को क्या करना चाहिए? नो वन कैन, मैं आपको वो बताऊं कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट एज वी हैव अज्यूम्ड दैट द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट, hence no one can wait for such a long period of time to know the results of the business. So hence the life of the business has been divided into some small parts which can be 1 year or 6 months or quarterly also. अगर हम हिंदी में कहें तो क्या बात है कि हमने, क्योंकि ये माना है कि बिजनेस की जिंदगी अनंत काल तक चलती रहेगी, कोई भी इंसान इतने वर्षों तक इंतजार नहीं कर सकता कि हम प्रॉफिट अपने रिजल्ट्स पता लगाने के लिए, तो हमने व्यवसाय की जिंदगी को कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिन छोटे हिस्से जो जनरली 1 साल या उससे कम के हो सकते हैं। 6 महीने में भी आप अपना रिजल्ट निकाल सकते हो, क्वार्टर भी निकाल सकते हो। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो साल होता है वो हमेशा 1 जनवरी से 1 दिसंबर तक होता है। अगर हम बात करें 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक होगा, ये जो ईयर होता है इसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। क्या बोलते हैं इसको? और जो अकाउंटिंग में यूज होता है वो क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होगा? 1 अप्रैल 2020 से, और खत्म कब होगा? अगले साल की 31 मार्च 2021 को। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या केवल यही अकाउंटिंग ईयर यूज किए जा सकते हैं, जी नहीं, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। अकाउंटिंग ईयर कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये कहो सर तुम बर्थडे कब आता है, बर्थडे कब आता है? 11 फरवरी से 10 फरवरी तक, फरवरी आने वाली है, अच्छा 11 फरवरी से 10 फरवरी तक अकाउंटिंग करनी है, तो ये भी आप अपना कैलेंडर, आप अपना क्या बोल रहा था, अकाउंटिंग ईयर बना सकते हो। अकाउंटिंग ईयर के लिए जरूरी नहीं है 1 अप्रैल से ही हो, लेकिन फिर भी पूरे भारत में 1 अप्रैल का चलन क्यों है? इसका कारण यह है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डाटा मांगता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाटा देने के लिए फिर इंसान ने क्या सोचा, यार एक तो मैं अपनी अकाउंटिंग के लिए 7 फरवरी 11 फरवरी से 10 फरवरी बनाऊं, और दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए 1 अप्रैल से 31 मार्च की कैलकुलेशन करूं, तो कह रहे यार क्यों परेशान हो, अपन कर ही लेते हैं ना 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपको पता होगा पहले के जमाने में लोग दिवाली से दिवाली पे चालू करते थे खाते, सुना आप लोगों ने? अच्छा देखा आपने बुक स्टोर्स वाले दिवाली पे बाहर वो बही खाते लेके बैठे होते हैं, किताबों की दुकानें सजी हुई होती है, आपने देखा है? बाहर टेंट वेंट लगा के किताबें बेच रहे होते हैं, बाकियों के चेहरे तो ऐसे दिख रहे जैसे देखी नहीं कभी दुकानें, है ना। किताबों की जो दुकानें होती है ना, बुक स्टोर्स स्टेशनरी वाली, ये लोग बाहर टेंट लगाते हैं दिवाली से 3 दिन पहले से, जैसे पटाखे वाले लोग लगा के टेंट लगा के बाहर अलग से बेचते हैं, और उसमें कॉपियां नहीं होती जनरली, बही खाते ऐसे वाले रेड कलर के बही खाते, ऐसे बही खाते होते हैं रेड कलर के, ठीक है, बड़े बड़े छोटे अलग अलग मोटे ऐसे। तो पहले के जमाने में दिवाली से दिवाली बही खाते बना करते थे, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वजह से लोगों ने 1 अप्रैल से 31 मार्च शुरू कर दिया, ठीक है। जबकि दिवाली से दिवाली जो होता है वो 1 साल हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ना, दिवाली से दिवाली में 1 साल का गैप हो, सकरात से सकरात में 1 साल का गैप होता है, लेकिन दिवाली से दिवाली तो कितना भी गैप हो सकता है। खैर, तो यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द लाइफ ऑफ द बिजनेस हैज बीन अज्यूम्ड एज इनफाइनाइट, हेंस द लाइफ हैज बीन डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल पार्ट्स व्हिच कैन बी 1 ईयर और लेसर देन 1 ईयर। लोग क्वार्टरली भी रिजल्ट्स निकालते हैं। आप अगर अखबार पढ़ते हो अच्छे वाले का मतलब ये पत्रिका और भास्कर की बात नहीं कर रहा, नेशनल जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, एक्चुअली ये दोनों न्यूज़पेपर जो है राजस्थान के हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स आप पढ़ो
जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, तो ये वाले जो अखबार होते हैं इनमें आपकी बैलेंस शीट भी छपी हुई आती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 3-3 महीने में अपनी बैलेंस शीट छाप के देता है। यानी अपन लोग तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं, ये साल में 4 बार बैलेंस शीट बनाते हैं, 4 बार P&L बनाते हैं। होता है, बड़ी बड़ी सारी कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालती हैं 3-3 महीने के। ठीक है बेटा, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। लाइफ को छोटे हिस्सों में तोड़ देना। अगला कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? मनी मेजरमेंट हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, आओ बेटा ये और देख लेते हैं, अभी तो बहुत टाइम है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बेटा फिर आप लोग मेरे एक गंदी सी ड्राइंग का शिकार होने वाले हो। ऐसा आर्टिस्ट होना चाहिए, बनाने से पहले ही लोग समझ जाते हैं क्या बनाया है। मतलब मैं ना गजब का आर्टिस्ट हूँ, मानना पड़ेगा सबको। क्या है? हाँ, मतलब बिना सिग्नेचर के लोगों को सिग्नेचर करने पड़ते हैं कि पता चले सीधी कहाँ से। और मेरी तो देखो ऐसे देखते ही पहचान जाते हो आप लोग क्या बनाया मैंने, है ना। सेकंड्स में ड्रॉ कर देता हूँ। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जिनको सालों लग गए थे बनाने में, मैं सेकंड्स में ड्रॉ कर देता हूँ। दीप ताज है ना, ताज नहीं बोलते, दीप ताज है ना। चलो बेटा, आप लोगों को पता है कि ताजमहल को बनाने में शाहजहां ने कितने रुपए खर्च किए थे? नहीं पता? 850 रुपये, लगभग 850 रुपये। और आपको पता है ताजमहल की आज मार्केट वैल्यू क्या है? बिकाऊ ही नहीं है। मार्केट वैल्यू उसकी होती है जो बिक सकता हो, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आज कोई खरीदना भी चाहे, मान लो अगर अंबानी तो छोड़ो, वो तो छोटा, बिल गेट्स चाहे कि यार इंडिया का ताजमहल उसके नाम पे होना चाहिए, तो वो इसके लिए कितने रुपए देने को तैयार है? वो कह रहे हैं मैं 3000 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं अगर आप ताजमहल मेरे नाम पे रजिस्ट्री कर दो इसकी। अब इसकी रजिस्ट्री करेगा कौन? हुमायूं तो है नहीं, वो कौन था? हुमायूं ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था, है ना। तो शाहजहां तो है नहीं, रजिस्ट्री पे साइन कौन करेगा, है ना। इसलिए वो बिकाऊ नहीं है। तो अब यानी कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है? 3000 करोड़। कितने रुपए के सामान की? 850 रुपये के सामान की। चलो दूसरी बात बताता हूँ बेटा, हमारे यहाँ ना गाँव में हवेली है, हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। गांव में मेरे दादाजी के पिताजी ने, यानी मेरे परदादाजी ने हवेली ली थी 2000 रुपये में। 2000 रुपये में 21 कमरों की हवेली है, 21 कमरे हैं उसके अंदर, और इतने बड़े बड़े बरामदे हैं कि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ना, इतने बड़े बड़े तो 2 बरामदे हैं। बरामदे जानते हो? चौबारा, समझ गए आप लोग, वेरी गुड, है ना। बरामदे चौबारा हैं खेलने की जगह, और साइड में 21 कमरे ऐसे है ना, पूरा आलीशान वो है। हाँ, 2000 रुपये में खरीदी थी। कितने रुपए में? 2000 में। आज की डेट में है ना वहाँ पे आप, क्योंकि वो इतनी बड़ी हवेली है पूरे गांव की, मतलब ऐसे हमारे परिवार का नाम भाऊका परिवार के नाम से पहचाने जाते हैं हम आप लोग गांव में, भाऊका। तो आपको अगर गांव जाओ तो केवल इतना बोलना भाऊका जी के घर जा रहे, भाऊका मुंह से निकला और इतना तो आपको घर पे छोड़ने आ जाएंगे हमारे, है ना। तो अब ऐसी लोकेलिटी में, ऐसी जगह हमारी हवेली है, तो कई हेरिटेज होटल्स जो होते हैं, हेरिटेज होटल्स जानते हो, बड़े बड़े होटल्स जैसे 5 स्टार होटल्स, ये लोग क्या करते हैं, ऐसी हवेलियों को थोड़ा डेवलप करते हैं। पुरानी है तो थोड़ी जंजर बर्जर वैसी हो चुकी है, क्या जंजर बोलेंगे, क्या बोलेंगे हिंदी में, है ना, जंजर हो चुकी है थोड़ी सी, तो ये लोग इसको रीडेकोरेट वगैरह करते हैं। ठीक है, और फिर होटल बना देते हैं उसको, कि आने जाने वाले लोग, जो कई फॉरेनर्स क्या होता है, गांव के अंदर रहना चाहते हैं, कि हम गांव में जाके रह के आए 5 दिन, वहां के देशी ठाठ देखे क्या होता है। तो इस तरीके से वो लोग हमें काफी पैसे ऑफर कर चुके हैं, आप मानोगे नहीं, वो 20 करोड़ से ज्यादा रुपए ऑफर कर चुके हैं उस हवेली के, है ना। कितने रुपए की हवेली थी? कितने रुपए मिल रहे हैं? कोई बेचने को राजी नहीं है, नहीं दे रहे बेच रहे, कोई बेचने को राजी नहीं है। 20 करोड़ रुपए देने को तैयार है उसके लिए। 5 भाई हैं मेरे पापा, और 5 भाई हैं, कोई बेचने को राजी नहीं है, नहीं बेच रहे, है ना। और वहां पे एक ही भाई रहता है, मतलब हमारे चाचा और में से एक ही भाई वहां पे है, बाकी चारों भाई बाहर रहते हैं। वो एक ही भैया है, मतलब एक चाचा जी है जो वहां रह रहे हैं। ठीक है, बाकी तो सारे हम लोग अलग अलग जगह सेटल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बेच नहीं रहा है। ठीक है, खैर आज भी दादाजी की बैलेंस शीट के अंदर पता है वो कितने रुपए की शो हो रही है? 2000 रुपए की। क्यों? इस कॉन्सेप्ट की वजह से। ये कॉन्सेप्ट क्या है? इस कॉन्सेप्ट का रियल में पूरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट।
इस कॉन्सेप्ट को पूरा नाम क्या लगता है? ऐतिहासिक लागत अवधारणा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस दिन आपने चीज खरीदी थी, जिस दिन आपने चीज खरीदी थी, उस दिन उस असेट की जो वैल्यू थी वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। उसके बाद उसकी जो मार्केट वैल्यू हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट की वैल्यूज को बदलोगे नहीं। यह कॉन्सेप्ट आपको किस बात को मानने को वो करता है, आग्रह करता है आपसे कि क्या मानो कि अगर आपने बैलेंस शीट में कोई वैल्यू रिकॉर्ड कर दी तो मार्केट वैल्यू कोई भी हो रही है, मार्केट वैल्यू जाने तो भाड़ में, क्योंकि मार्केट वैल्यू पता है रियल में कोई रियलिस्टिक है ही नहीं। अभी तो हमें एक बंदे ने दिया ना बेटा वो ऑफर जो दिया 20 करोड़ का, बाकी और लोग मान लो अभी कल को कोई और आ जाए यार सोचे कि 20 करोड़ में नहीं मान रहा 25 करोड़ ऑफर कर देता हूं इनको, तो क्या मार्केट वैल्यू 25 करोड़ हो गई है? शाम को कोई आया बोला कि मैं तो 2 करोड़ ही दूंगा इसके, तो क्या मार्केट वैल्यू 2 करोड़ हो गई? नहीं ना। तो यानी कि अभी बेटा क्या हुआ, हमने ना चांदपोल के पास में एक प्लॉट लिया था, पहले की बात बता रहा हूं, चांदपोल के पास में एक प्लॉट लिया था, तब वो जो लोकल एरिया मतलब खराब एरिया में लिया था, ऐसे ही सस्ता सा फालतू सा, वहां पे मेट्रो ट्रेन का वो बना दिया स्टेशन सामने ही। उस प्रॉपर्टी के भाव 2.5 गुना बढ़ गए जिस दिन ये सैंक्शन हुआ कि भाई सामने मेट्रो स्टेशन बनने वाला है। पहले तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई पूछता ही नहीं था। जनाना हॉस्पिटल के सामने वाला रोड खाड़ी पड़ा रहता है, दुकान है वहां पे, मतलब है ना, फालतू सी बंद पड़ी है दुकानें, कोई बाजार भी नहीं करने जाता। कभी आप गए हो जनाना हॉस्पिटल के मेन गेट के सामने, फालतू सा है, कुछ भी बाजार नहीं है वहां पे। और वहां पे जैसे ही मेट्रो का स्टेशन बना, वैल्यू उसी दिन जैसे ही बोला स्टेशन बनेगा 2.5 गुना वैल्यूज हो गई उसकी। क्या मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो मैं अपनी बुक्स में वैल्यू बढ़ा दूं? नहीं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट यही आपको कहता है कि आपको बैलेंस शीट के अंदर वही वैल्यूज दिखानी चाहिए जिस समय पे आपने कॉस्ट में खरीदी थी। मार्केट वैल्यू बाजार में क्या हो रही है, रोजाना बदलती है कई वैल्यूज, तो उसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे मान लो मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं यस बैंक के, ठीक है, यस बैंक अगर आपने इन दिनों सुना हो तो उसके शेयर बहुत ज्यादा डाउन जा रहे हैं। हाँ वेरी गुड, तो इन दिनों डाउन जा रहे हैं यस बैंक के शेयर्स, है ना, तो रोज उसकी वैल्यू बदल रही है। तो क्या मैं रोज बैलेंस शीट में काटा पीटी करते रहूं? अरे नहीं यार आज तो कम हो गया, अरे नहीं आज सुबह बढ़ गया बेटा, नहीं और गिर गया, अरे क्या चेंज करते रहे अपनी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू? नहीं, हम कितने पे शो करेंगे? जितने पे हमने खरीदी हुई है, कॉस्ट पे शो करेंगे। अब मुद्दा इस हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में दो बातें सामने आती हैं, दोनों बातें सुननी है। पहली बात तो हिस्टोरिकल वर्ड, हिस्टोरिकल वर्ड से क्या मीनिंग होता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द बुक वैल्यू शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि मार्केट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट क्या होती है? बुक वैल्यू। अब मुद्दा है कि सर बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, कॉस्ट कौन सी होती है? तो दूसरा पॉइंट इसके अंदर आप लोगों को सीखना है कि कॉस्ट में केवल परचेज प्राइस नहीं होता, कॉस्ट में केवल परचेज प्राइस नहीं होता जितने में खरीदी है। 11th क्लास में मैं बच्चों से कई बार बोलता हूं, जनरली ये चैप्टर मैं गर्मियों में पढ़ा रहा होता हूं, 11th की जब क्लास शुरू होती है गर्मियों में पढ़ा रहा होता हूं उन दिनों, तो मैं उस समय कॉन्सेप्ट एक हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देता हूं कि चलो बेटा बहुत गर्मी लग रही है, चल के एसी लेके आते हैं। इस क्लासरूम में एसी नहीं लगा हुआ ना, है ना, तो एसी लगवा दिया अपन भी आप लोगों के लिए, है? हाँ ये वाला क्या है, वो बिजली ज्यादा खाता है, 5 स्टार एसी लेके आते हैं, ठीक है, चलें 5 स्टार एसी लेने। चलो तो बेटा 5 स्टार एसी लेने चलते हैं अपन लोग, अपन चलते हैं जयंती बाजार, MI रोड के वहाँ पे जो है ना जयंती बाजार चलते हैं, वहाँ पे बढ़िया चीज़ें मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो आपको वहाँ पे कौन सा एसी पसंद आया बताओ? कोई LG का 5 स्टार या कैन स्टार वाला 5 स्टार एसी पसंद आ गया, बिजली भी कम खाएगा, है ना, 25,000 रुपये का दे रहा है वो अपन को एसी। तो अपन ने उसको 25,000 रुपये दिए और अपन चलने लगे। उसने क्या बोला, अरे भैया जी, हमने कहा क्या हुआ, पैसे दो तो दिए, कह रहे एसी तो ले जाओ, उसने कहा एसी तो ले जाओ, हमने कहा आप नहीं पहुंचाओगे, कह रहा आपको ही ले जाना होगा। मैंने कहा ठीक है, हमने टेम्पो बुलाया, टेम्पो वाले से बोला कि ये इसको झोटवाड़ा में AAA पे भेज देना। उसने 1,000 रुपये बोले हमसे, हमने कहा ठीक है 1,000 रुपये ले लो और ये एसी ले आओ। हम अपने इंस्टीट्यूट आ गए, वो भी टेम्पो वाला भी साथ साथ में आ गया, तो 1,000 रुपये तो उसको दे दिए हमने। फिर हम वापस अंदर आने लगे, कह रहा भैया जी, हमने कहा क्या हुआ, पैसे दे तो दिए, कह रहे नहीं एसी नहीं ले जाओगे, हमने कहा आप नहीं पहुंचाओगे, कह रहा सर यहीं तक लाऊंगा, मैं टेम्पो वाला हूं, मैं उठा के उसको फिट थोड़ी करूंगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, इलेक्ट्रीशियन ने उसको फिट कर दिया और हमने चेक किया, हाँ ठंडी हवा तो आ रही है, कूलिंग अच्छी हो रही है। फिर हमने इलेक्ट्रीशियन को बोला बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इस गर्मी में इस समस्या से बचाया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कह रहा भैया जी, हमने कहा क्या हुआ, ठंडी हवा तो रही है, कह रहा पैसे नहीं दोगे, हमने कहा आप भी लोगे, कह रहा मेहनत के लेंगे। तो हमने 500 रुपये उसको भी फिटिंग के दे दिए। अब शाम को जब दूसरे बैच के बच्चे आए तो उन्होंने कहा अरे वाह सर, नया कैन स्टार 5 स्टार एसी। तो मैंने कहा हाँ बेटा, बस तुम लोगों के लिए छोटी सी ऐसे ही है ना। तो और सर कितने लग गए, क्या बोलूँ मैं उन बच्चों को, क्या बोलूँ, कितने का एसी है या 25,000 का? 25,000 बोलूँ, कितने का एसी है?
मैं क्या बोलूँगा, तुम्हारे लिए बेटा बस 26,500 रुपये खर्च किए, है ना। यानी कि जब हम किसी एसेट को रिकॉर्ड करते हैं तो न केवल परचेज प्राइस उसका रिकॉर्ड करते हैं, सेम डेट पे हुआ कोई कैरेज का खर्चा यानी माल को उठा के लाने का अगर कोई खर्चा है वो भी इसी में जुड़ता है, कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो वो भी इसी में जुड़ता है। 11th क्लास में जब आप जर्नल एंट्रीज करते थे तो देखते थे उस दिन अगर मशीनरी को इंस्टॉल करवाने पे कोई खर्चा है तो वो मशीनरी में ही जुड़ जाता है, पता है। लेकिन अगर 2 दिन बाद इंस्टॉल करवाओगे तो वो 2 दिन बाद फिर वो एक्सपेंस में जाएगा। सेम डे पे होने वाले सारे खर्चे एक साथ उस असेट की कॉस्ट में जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। तो कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस हो या कोई भी दूसरा एक्सपेंस हो जो आपने उसी दिन बियर किया है उसी असेट को खरीदने के लिए, वो सारे उस कॉस्ट में जुड़ जाते हैं। तो 2 बातें आपने इस कॉन्सेप्ट से सीखी, एक तो हिस्टोरिकल इन नेचर यानी चीजें पुरानी भाव पे लिखी जाती हैं, और दूसरा कॉस्ट में जोड़ा क्या क्या जाता है। दोनों बातें सीख ली। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। बेटा मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाए नहीं थे ना, चलो यहां पे बैठी महिलाओं से थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, इस कॉन्सेप्ट को देख के नाराज ना हो, ठीक है। ये केवल पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा हाँ तुम पहचानते जाते हो, बात तो सही है। ये कौन लग रहा है? अच्छा पहचाने नहीं क्या? अच्छा पहचान गए क्या? थोड़े से तो बना देता हूँ, थोड़े से बना देता हूँ, ठीक है। कान है क्या? रहने दो ना, कोई बात नहीं, सुनती तो वैसे भी नहीं है मेरी। आओ समझ गए? बिल्कुल। आओ बेटा देखो, अब समझ गए तो बोलना जरूरी थोड़ी है। आओ हाँ बेटा कहाँ बताओ। अच्छा ऐसा गोल चेहरा है ना मेरा, है ना। आओ अब बेटा इधर से कभी इधर से पढ़ती है कभी इधर से पढ़ती है तो हो गया। अब चलो आओ सुनते हैं इस बारे में। देखो बेटा ये मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग वर्ड पढ़ते समझ गए होंगे, मिस मैचिंग ये मैचिंग नहीं थी एक्चुअली, क्या था, मिस मैच था, ठीक है। घर वालों ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छी मैचिंग करवा दी, उन्हें नहीं पता है उन्होंने मिस मैच करवा दिया, है ना। जानते हो मिस मैचिंग? जान जाओगे किसी आपके साथ भी होगी उस दिन मिस मैच, जान जाओगे क्या होता है। चलो हम लोग मिस मैच हो गए बेटा, खैर मैच हो गए, ये हमारे बारे में नहीं है, मैं आपको झूठ बता रहा था, हमारे बारे में नहीं है कहानी, ठीक है। आप ये ना समझे कि हमारे बारे में है। तो बेटा यहाँ पे किस किस के बारे में बात चल रही है, एक इंसान, एक आदमी जो पूरे महीने मेहनत करके, मान लो दिसंबर के महीने में पूरे महीने मेहनत करी उसने, और वो जनवरी में 1 जनवरी को अपनी सैलरी लेके आता है। तो जिस दिन वो घर पे शाम को आता है 1 जनवरी को, आप विश्वास करोगे 1 जनवरी नहीं 1 फरवरी भी मान लो, अगर आप कोई सी भी महीना मान लो, मैं न्यू ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी महीने की 1 तारीख को बोल रहा हूँ। 1 तारीख को बेटा शोहरों को काफी इज्जत रिस्पेक्ट मिलती है। 1 तारीख को किस लिए मिलती है? शाम को सैलरी लेके आ रहा है तो आपको खाना भी बढ़िया मिलेगा, चाय पानी, घर में आती पानी भी मिलता है आपको 1 तारीख को, तो है ना, ऐसे अच्छा दिन होता है वो आपका 1 तारीख का, पूरे महीने इंतजार करते हो आप उसका। तो आप 1 तारीख को जब घर पे पैसे लेके जाते हो और पैसे रखते हो कि हाँ भैया आज तो सैलरी मिल गई है, अपनी गड्डी निकाली, तो आपकी जो मैडम है, मतलब जो भी घर में मिसेज है ना, वो क्या करती है, वो आपको पर्चियाँ लेके बैठी होती है, कहती है ये जनवरी के महीने का दूध का बिल है 3,500 इसको देना है, ये केबल टीवी वाले का है 300 रुपये इसके हैं, ये बिजली वाले का है 2,000 रुपये का बिजली का बिल है दिसंबर का, ये पानी का 500 रुपये का बिल है, ये सब्जी वाले का 4,000 का बिल है, और कौन कौन से रह गए, ये प्रेस वाले का 1,000 रुपये का बिल है। वो जनवरी के महीने के सारे खर्चे लेके बैठी होती है मेरे सामने, और वो मैं उसको हाँ 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 गैस का, हाँ बिजली का, हाँ, फिर मैं देखता हूँ हाँ क्या हुआ। होता क्या है बेटा, हम लोग जिस महीने कमाते हैं उस महीने में हमारे खर्चे हो रहे होते हैं, है ना।
हमें इस महीने के सारे खर्चों को इसी महीने की इनकम में से माइनस कर देना चाहिए। मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि चल इनमें से कुछ खर्चे अगले साल के अगले महीने की इनकम में से ले लियो, अभी तो रहने दे, ठीक है। या उसको ये भी नहीं कहूंगा कि चल एक काम करिए 2000 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, दूध वाले को अगले साल के पैसे भी इसी साल दे दे, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। अकाउंट्स में, ये तो खैर मैं महीने की बात कर रहा था, अकाउंट्स में ईयरली अकाउंटिंग होती है। इस कॉन्सेप्ट को अपने अकाउंट्स में कहां लगाना है, सुनना। मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द एक्सपेंसेस ऑफ अ सर्टेन पीरियड शुड बी चार्ज्ड टू द रिवेन्यू ऑफ द सेम पीरियड। यानी जो चार्ज का मतलब होता है माइनस करना, घटाना। एक्सपेंसेस को सर्टेन पीरियड यानी कि एक साल के एक्सपेंसेस को उसी साल की इनकम में से माइनस किया जाना चाहिए। ये नहीं कि यार इस साल है ना एक्सपेंस ज्यादा हो गए हैं, थोड़े से एक्सपेंस अगले साल की इनकम में से माइनस कर लूंगा, ऐसा नहीं। अगर आपको इस साल का प्रॉफिट लॉस पता लगाना है तो जो इस साल की इनकम है वो इस साल रिकॉर्ड करो, जो इस साल के एक्सपेंस है सारे इसी साल रिकॉर्ड करो, चाहे वो ज्यादा है चाहे वो कम है। चाहे कम दिखाने से, कम एक्सपेंस होने से आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है जिस पर टैक्स हो रहा है बहुत, तो होने दो, लेकिन आपको इस साल की इनकम में से इसी साल के एक्सपेंसेस को माइनस करना है। अगर आप लोग याद करो तो आप लोगों ने 11th में P&L बैलेंस शीट वाला जो चैप्टर पढ़ा था, अगर आपको याद आ जाए तो उसमें एक टॉपिक आता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। विद एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को प्लस करते थे, प्रीपेड को माइनस। प्रीपेड माइनस क्यों करते थे, क्योंकि वो खर्चे इस साल के नहीं थे। प्रीपेड एक्सपेंस का मीनिंग क्या हुआ, एक ऐसा एक्सपेंस जो अगले साल के लिए पे किया गया है, और इस एक्सपेंस को हम क्या करते थे P&L अकाउंट में माइनस कर देते थे, एक्सपेंस में से हटा देते थे। क्यों हटाते थे, क्योंकि सर ये इस साल की इनकम में से माइनस नहीं हो सकता, ये तो अगले साल माइनस होना चाहिए था, इसीलिए उस एक्सपेंस को एक्सपेंस में से माइनस करते थे। समझ रहे हो, प्रीपेड एक्सपेंस है इसलिए इस साल का एक्सपेंस काउंट नहीं करते थे। और आउटस्टैंडिंग को प्लस करते थे, क्यों, आउटस्टैंडिंग को इस साल का खर्चा मानते थे, क्यों, क्योंकि सर पे नहीं किया तो क्या हुआ, खर्चा तो इसी साल का था। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जिसको अगर हम बोले तो ये होता है कि एक वित्त वर्ष के खर्चों को उसी वित्त वर्ष के आय में से घटाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट बेटा, अगला कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन नहीं पढ़ना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ लो। ठीक है, एक और पढ़ लो एक्रूअल कॉन्सेप्ट, बच्चे आए नहीं क्योंकि नेक्स्ट बैच के शायद। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के लिए मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है, ठीक है, ऐसे पढ़ लो एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ड्यू बेसिस, ड्यू हो जाना। या एक सेकेंड, कैसे डिजाइन नहीं है यार, मैं इतना बड़ा कलाकार, मेरे पास कैसे नहीं हो सकता डिजाइन। बना दिया डिजाइन, है ना। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एक्रूअल का मतलब होता है ड्यू बेसिस। ड्यू का मीनिंग क्या हुआ कि अकाउंट्स के अंदर है ना बेटा, जो लेखा जोखा किया जाता है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है सुनना, अकाउंट्स के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है वो ड्यू बेसिस पे की जाती है। उनका एक्चुअल कैश मिलने